प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम भक्तिन पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर तैयार करते समय आपको अपनी भाषा में लिखना सीखना चाहिए। यहाँ कुछ नमूने के तौर पर उत्तर लिखे गए हैं, इनसे आप अपना शब्द चयन कर सकते हैं और विचार अपने रखना चाहिए। तो देखते हैं, आज का पाठ है भक्तिन भाग 2। इसके अंतर्गत पाठ के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर संजोए गए हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने दिया और क्यों दिया होगा? जैसा आपको पाठ पढ़ते समय बताया गया था कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी का मतलब होता है धन की देवी। यह नाम लक्ष्मी लक्ष्मी के विपरीत था, क्योंकि लक्ष्मी अत्यंत गरीब थी और यह नाम लक्ष्मी समृद्धि सूचक होता है। भक्तिन यह समझकर कि उसके वास्तविक नाम को सुनकर लोग उसका कहीं उपहास ना उड़ाएं, उसका मजाक ना बनाएं, उसकी हंसी ना उड़ाएं, इस कारण से वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। यह लक्ष्मी नाम उसको उसके माता पिता ने दिया था और दूसरा नाम जो भक्तिन उसे बुलाया गया, यह नाम भक्तिन लेखिका महादेवी वर्मा ने दिया था। भक्तिन की वेशभूषा जो थी, गले में कंठी माला, सिर मुंडा हुआ, ये सब वेशभूषा से देखकर महादेवी वर्मा जो इस पाठ की लेखिका है, उन्होंने इसको भक्तिन नाम से पुकारा, तो इसका दूसरा नाम पड़ गया भक्तिन। दूसरा प्रश्न है, 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? हाँ, इससे पूर्णतः सहमत हैं। समाज में ऐसा देखा जाता है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। इस पाठ में भी भक्तिन को स्त्रियां द्वारा ही प्रताड़ित किया गया है। उसकी विमाता जेठानियों ने स्त्री होकर भी उसके साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार किया। बेटियों के जन्म के कारण उसके साथ जो हुआ वह भी जेठानियों के द्वारा ही किया गया। उसके पति ने उससे कभी कुछ नहीं कहा। तो अतः स्पष्ट है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। तीसरा प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना पर नहीं बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या न करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को चलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? वास्तविक रूप में देखा जाए तो स्त्रियों के साथ प्राचीन काल से उनके जो मानवाधिकार होते हैं उनको कुचलने का प्रयास किया जाता रहा है। यहाँ पंचायत द्वारा भक्तिन की बेटी पर जबरन पति थोपा जाना निश्चित रूप से स्त्रियों के मानवाधिकार का हनन है। स्त्री को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान समाज ने नहीं दिया। यद्यपि स्वयंवर जैसी प्रथाएं थीं, परंतु उनमें भी शर्त जुड़ी रहती थी। जैसे सीता स्वयंवर में धनुष तोड़ने की शर्त लगा दी गई, तो कहीं मछली की आंख भेदने की शर्त थी। द्रौपदी को भी 5 पतियों से विवाह, ये उनकी इच्छा के विपरीत हुआ। कहीं युद्ध में जीतकर रानी बनाने के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। मध्य युग में तो नारी बेबसी दिखाई पड़ती है। कई ऐसे समाज में उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। इसी परंपरा का ही परिणाम है कि ना चाहते हुए भी भक्तिन की बेटी को उस तीतरबाज युवक जो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, उस निकम्मे को पति मानना पड़ा।
भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, ऐसा लेखिका ने इसलिए कहा क्योंकि लेखिका ने अनुभव किया था कि भक्तिन में चोरी करने का, झूठ बोलने का, बात बनाने का आदि ऐसे दुर्गुण थे। इधर उधर पड़े हुए रुपये पैसों को वह मटकी में रख लेती थी और लेखिका को नहीं बताती थी। पूछने पर वह उसे चोरी नहीं मानती थी। कई बातों की सच्चाई जानने के लिए लेखिका द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर वह घुमा फिरा कर उत्तर देती थी, जिससे वह झूठ नहीं मानती थी। सब बनाने के लिए, सिर मुंडवाने के लिए शास्त्रों का झूठा प्रमाण देती थी। अच्छी होने के बावजूद भी उसमें कुछ दुर्गुण थे। भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया? भक्तिन शास्त्र के प्रश्न को अपनी सुविधा से सुलझाने में निपुण थी। वह प्रत्येक गुरुवार को अपना सिर मुंडवाती थी। स्त्रियों को सिर मुंडवाना लेखिका को पसंद नहीं था, अतः लेखिका के मना करने पर भक्तिन कहती थी कि शास्त्रों में लिखा है तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, जबकि यह उक्ति उसकी स्वयं की बनी बात थी। शास्त्र में ऐसा उल्लेख है ही नहीं। अतः स्पष्ट है कि वह शास्त्र के प्रश्न को अपनी सुविधा से सुलझा लेती थी। भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन के आ जाने से लेखिका अधिक देहाती हो गई, क्योंकि भक्तिन ने लेखिका को सीमित साधनों में सरलतापूर्वक जीवन जीने का के लिए प्रेरित कर दिया। इसी कारण से लेखिका को रात में मकई का दलिया, सवेरे मट्ठे से सौंधा लगने लगा। बाजरे के तिल लगे हुए पुए, ज्वार के भुट्टों के हरे दानों की स्वादिष्ट खिचड़ी, सफ़ेद महुए की लपसी, इन सब देहाती भोजन में रुचि उत्पन्न हो गई और वे आनंदपूर्वक देहाती भोजन करने लगे। सादगीपूर्वक जीवन व्यतीत करने में उन्हें आनंद आने लगा। इस तरह से कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा भक्तिन के आ जाने से देहाती हो गई। अब प्रश्न है पाठ के आसपास। आलो आंधारी की नायिका और बेबी हालदार और भक्तिन, इनके व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? तो आलो आंधारी पाठ ये कक्षा 11 में था। इस पाठ में जो उसकी नायिका थी और भक्तिन जो कक्षा 12 में है, दोनों ही घरेलू नौकरानियां हैं, दोनों ही घर में पीड़ित रहीं, समाज से उपेक्षित एवं प्रताड़ित रहीं। दोनों ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए जीवन निर्वाह किया। इसी के साथ प्रश्न क्रमांक 2, 3, 4 और 5 ये उत्तर परिचर्चा पर निर्भर करेंगे। इनमें आपसे अपने विचार मांगे गए हैं, इसलिए आप अपने विचार जो भी हैं वो उत्तर बनेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके सोच को बढ़ाने के लिए लिखे गए हैं। अब नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इनकी अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। जैसे पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी, अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। अब पहला है पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले। अब संस्करण शब्द जो होता है, जैसे कोई पुस्तक छपती है, एक बार जब छपती है प्रथम, उसके बाद फिर उस पुस्तक की प्रतियां दोबारा छपवाई जाती हैं तो वो संस्करण कहलाते हैं। जैसे कोई पुस्तक किसी लेखक या कवि ने रचना की, रचना के बाद जो पहली बार प्रकाशित होती है उस प्रकाशन को मूल प्रकाशन कहलाता है। जो हाथ से लिखी जाती है वो पांडुलिपि कहलाती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो दोबारा प्रकाशन में जाती है तो वो प्रथम संस्करण कहलाता है, और उसके बाद इसी क्रम से आगे बढ़ते जाते हैं संस्करण। तो पहली बार प्रकाशन होता है, फिर उसके बाद संस्करण उसके प्रकाशित होते हैं। तो जिस प्रकार किसी पुस्तक का पहला संस्करण निकलता है और उसे पुनः प्रकाशित करना नया संस्करण कहलाता है, उसी तरह भक्तिन ने एक बेटी को जन्म दिया, फिर उसके बाद एक, फिर उसके बाद एक, मतलब 2 संस्करण कर डाले उसने। माने कुल कितनी बेटियां हुई उसकी? 3 बेटियां हुई। पहली कन्या, फिर उसके बाद दूसरी कन्या, फिर उसके बाद तीसरी कन्या। तो संस्करण हुए 2 और संख्या हुई बेटियों की 3। तो यहाँ चूँकि लेख का एक साहित्यकार है, इसलिए उन्होंने साहित्यिक शब्द का इस तरह से साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया। खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी,
टकसाल कहा जाता है जहाँ पर सिक्कों का ढाला जाता है। पूर्व समय में सिक्के जो बनते थे उन्हें बनाए जाते थे तो टकसाल में ढाला जाता था, उनको धातुओं से बनाए जाते थे। तो उस जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं वो टकसाल कहलाते हैं। अब लड़का और लड़की में भेदभाव किया जाता था। लड़कियों को खरा माना गया तो लड़कियों को खोटा सिक्का माना गया। तो यहाँ पर भक्तिन खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी थी, क्योंकि उसने तीनों बेटियों को ही जन्म दिया था। तो सिक्के ढालने वाली मशीन को टकसाल कहा जाता है। भारतीय पुरुष प्रधान समाज में लड़के को खरा सिक्का तथा लड़कियों को खोटा सिक्का कहा जाता है। चूँकि भक्तिन ने एक के बाद एक लड़की को उत्पन्न किया था, इसलिए उसे खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी कहा गया। अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। अस्पष्ट पुनरावृत्तियों से आशा है कि वही बातें बार बार हो रही हैं जो अतीत में होती रही हैं। भक्तिन, जिसका नाम लक्ष्मण था, पिता की मृत्यु के काफ़ी समय बाद अपने गांव गई तो वहाँ की स्त्रियाँ अस्फुट स्वरों में, मतलब कानाफूसी कह रही थी कि बेचारी लक्ष्मण अब आई है। अस्पष्ट स्वरों में एक ही बात बार बार कही जाती है, जिसे लेखिका ने अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ कहा है। वे स्त्रियाँ दिखाने के लिए सहानुभूति दृष्टि से देख रही थी। यहाँ दूसरा प्रश्न है भाषा के साथ में। बहनोई शब्द, बहन स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें ओई प्रत्यय लगा दिया गया और इससे बन गया बहनोई। इसमें क्या है, बहन स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग शब्द बनाया गया है। ऐसे शब्द हिंदी में ही देखने को मिलते हैं, अन्य भाषाओं में ऐसे शब्द कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे अन्य उदाहरण पूछे गए हैं। तो जैसे एक और उदाहरण है, ननद स्त्रीलिंग शब्द है, वही उसमें जोड़ दिया गया तो नंदोई ये पुल्लिंग शब्द बन गया। ननद से बन गया नंदोई, बहन से बन गया बहनोई। इस तरह से हिंदी की एक और नई विशेषता सामने आई, इसमें स्त्रीलिंग शब्द में वही प्रत्यय जोड़ने से पुल्लिंग शब्द बन जाता है। पाठ में आए लोक भाषा के इन संवादों को समझकर इन्हें खड़ी बोली हिंदी में ढालकर प्रस्तुत कीजिए। ये जो संवाद हैं, ये संवाद इलाहाबाद के आसपास पूर्वी हिंदी का कुछ रूप इसमें देखने को मिलता है। ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानत है, दाल रांध ले हत, साग भाजी छौंक सकत है, और बाकी का रत रहा। तो आइए अब इनको खड़ी बोली में देखते हैं। यह क्या बड़ी बात है, रोटी बनाना जानती हूँ, दाल बना लेती हूँ, साग भाजी छौंक सकती हूँ, और बाकी क्या रहा। दूसरा है, हमारे मालकिन तो रात दिन के तबियन माँ गड़ी रहती हैं, अब हमहूँ पढ़ लागब तो घर गृहस्थी कौन देख सुनी। हमारी मालकिन तो रात दिन किताबों में गड़ी रहती हैं, अब हम भी पढ़ने लगे तो घर गृहस्थी कौन देखेगा। वो बेचारो तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पचेत घूमती फिरती हो, चलो तनक हाथ बटाए लियो। वह बेचारी तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम वैसे ही घूमती फिरती हो, चलो थोड़ा हाथ बटाओ। तब वो कुछ करिए धरिए ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरे है। तब वह कुछ करता धरता नहीं, बस गली गली में गाते बजाते फिरता है। तुम पचे का बताई, यह 50 वर्ष से संग रहित है। तुम्हें हम क्या क्या बताएं, यही 50 वर्ष से साथ रहती हूँ। हम कुकुरी बिलारी ना हो, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा का जाब, नहीं तो तुम्हार पचे के छाती पे हो रहा भूंजा, और राज करब समझे रहो। हम कुतिया या बिल्ली नहीं, हमारा मन चाहेगा तो हम दूसरे के यहाँ जाएंगे, नहीं तो तुम्हारी छाती पर मुंह दलेंगे और राज करेंगे, समझें। धन्यवाद।